हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करी है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी में हम बात करेंगे हमारी जो बुक 1 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रह रहे हैं तो उनके बारे में। ठीक है, बुक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उनको करेंगे। अगर आपको और ज़्यादा एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य स्टडी .com। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एमसीक्यूज के फोल्डर में और ज़्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो के अंदर टाइम की बाउंडेशन रहती है, तो इसी वजह से ज़्यादा एमसीक्यूज करवाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 11th ESP। यहाँ पर आपको PDF नोट्स वगैरह सारी की सारी मिल जाए करेंगे। डिटेल नोट्स अगर आपको पढ़ने हैं, eklavyastudy.com जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर चैप्टर वाइज जो थ्योरीज होती हैं, एमसीक्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको देख सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों बुक को सेपरेटली अलग अलग कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। आर्थिक भूगोल में यानी कि जो हमारी मानव से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जिससे वो पैसा कमाता है, पैसे को अर्जित करता है, तो इसमें कृषि, उद्योग और परिवहन ये सब आ जाता है। लेकिन जो जनसंख्या होती है वो आर्थिक भूगोल के अंदर नहीं आती है। निम्नलिखित में से किसमें विशेष क्षेत्र की सभी भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र के अंदर जितनी भी भौगोलिक घटनाएं होती है उनका अध्ययन हम क्षेत्रीय दृष्टिकोण या फिर प्रादेशिक भूगोल के अंदर करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित स्तंभों में से सही जोड़े बनाएं और सही विकल्प को चुनें। तो ये विकल्प है आपके, और यहाँ से सबसे पहले हमें मैच करना है। तो अगर हम आर्थिक भूगोल की बात करते हैं तो आर्थिक भूगोल में आ जाएगी कृषि, यानी कि दूसरे का। ठीक है, इसके बाद में जनसंख्या भूगोल जो है वो जनांकिकी के अंतर्गत आती है, तो पहले का हो जाएगा ग। इसी के साथ में अगर हम क्षेत्रीय भूगोल की बात करते हैं तो ये जो क्षेत्रीय भूगोल का कॉन्सेप्ट था वो कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया था, तो तीसरे का घ। और जो मृदा भूगोल है उसमें हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये है आपकी आंसर, तो आप इससे यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत किस तत्व का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक भूगोल में हम मौसम को भी पढ़ते हैं, जिसमें हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। इसके बाद मृदा विज्ञान के अंदर मिट्टी को भी पढ़ते हैं और वायुमंडल को भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, तो ये जो तीनों तत्व हैं उनको हम भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि एक छात्र विश्व स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जनसंख्या के वितरण का अध्ययन कर रहा है तो वह निम्नलिखित में से किस उपागम का अनुसरण कर रहा है। यानी कि एक छात्र है, एक स्टूडेंट है जो वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अध्ययन कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो वो कौन सी अप्रोच होती है, कौन से उपागम का प्रयोग कर रहा है। तो वो क्रमबद्ध उपागम, उसके बारे में उसका अध्ययन कर रहा है। ठीक है, उसको फॉलो कर रहा है। अब इसमें क्रमबद्ध का उपागम आपको पता है क्या होता है, कि पूरे विश्व स्तर पर एक जो भौगोलिक भौगोलिक तत्व होता है उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन प्रादेशिक भूगोल में क्या किया जाता है, प्रादेशिक उपागम में क्या किया जाता है कि एक विशिष्ट क्षेत्र में जितने भी भौगोलिक तत्व होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं भौगोलिक तत्वों में मौसम, मृदा, जनसंख्या, जलवायु, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे भौगोलिक तत्वों में आती है। अगर इनमें से किसी भी एक तत्व का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है तो वो है क्रमबद्ध उपागम, और किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया के अंदर सभी भौगोलिक तत्वों को पढ़ा जा रहा है, उसका अध्ययन किया जा रहा है, तो वो प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रौद्योगिकी ने प्रकृति के बारे में हमारी समझ में सुधार किया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आई है उससे हमने जो हमारे नेचर है उसको अच्छे से समझने की कोशिश की है। उसके बाद में इसमें कारण दिया है कि प्रौद्योगिकी ने प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक पैरामीटर की निगरानी के अवसर प्रदान की हैं। ये भी हमारा सही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमने प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ में आर्थिक क्षेत्र में जो भी निगरानी के साधन होते हैं उनको विकसित किया है, और सामाजिक जो पैरामीटर होते हैं, सामाजिक जो मानदंड होते हैं, उनको भी निगरानी के अवसर टेक्नोलॉजी ने दी हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। भूगोल का अध्ययन एक अंतर्विषयक विषय है, इसका अर्थ क्या है। यानी कि भूगोल एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम सभी सब्जेक्ट को समाहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह विभिन्न विषयों से संबंधित ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
तो जो भूगोल होता है उसमें हमें अलग अलग जो विषय होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसी के अंतर्गत हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखने को मिलता है जिसमें मैथ काउंट हो जाता है। इसी के साथ में हम मृदा वगैरह इन सबको पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वो विज्ञान का एक हिस्सा हो जाता है। इसी में हम इतिहास को समझते हैं, समाज को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो समाज शास्त्र से संबंधित हो जाता है। तो ये अलग अलग विषयों का एक हम कह सकते हैं मिश्रण होता है, तो इसीलिए एक अंतर्क विषयिक विषय है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं, तो हमें पता है दो उपागम है, जिसमें एक आता है विषय वस्तु उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। इसी को क्रमबद्ध उपागम भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्षेत्रीय उपागम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद विषय वस्तु उपागम किसने प्रवर्तित किया था, तो अलेक्जेंडर वॉन होमवोल्ट, जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो अलेक्जेंडर वॉन होमवोल्ट के द्वारा जो प्रादेशिक उपागम जो विषय वस्तु उपागम था, क्रमबद्ध उपागम था, वो इनके द्वारा दिया गया था। विषय वस्तु उपागम में क्या किया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सही हो जाएगा कि विषय वस्तु उपागम जो होता है उसमें हम एक जो भौगोलिक तत्व होता है उसका पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं, उनका वितरण किस प्रकार से हो रखा है, उसकी संरचना किस प्रकार की है, ठीक है। तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। प्रादेशिक उपागम में क्या किया जाता है, तो प्रादेशिक उपागम में विश्व को अलग अलग प्रदेशों में विभाजित किया जाता है और सभी की भौगोलिक जो तत्व होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा सही हो जाएगा। द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो जो द्वैतवाद होता है उसमें मानव और प्रकृति दोनों को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, भूगोल में प्राकृतिक और मानवीय दोनों पक्षों को महत्व दिया जाता है, यानी कि प्रकृति से संबंधित जो चीज़ें होती है उनको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी कि मानव से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे ना प्रकृति बड़ी होती है ना मानव बड़ा होता है, तो ये द्वैतवाद भूगोल के अंतर्गत कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव भूगोल का विकास किस पर बल देने के साथ में हुआ है, तो मानव भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो मानवीय जो क्रियाकलाप थे, ह्यूमन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज थी उन पर ज़्यादा फोकस करके जो ह्यूमन ज्योग्राफी थी उसको डेवलप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कार्ल रिटर की अभी हम बात करके आए हैं, तो इन्होंने प्रादेशिक उपागम को दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल होता है, समाज और जो उसमें स्थानिक स्थातगम्यता होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, समाज और स्थानिक गत्यात्मकता दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मतलब जो समाज होता है किस तरीके से परिवर्तित होता है, समाज की संरचना कैसी है, समाज का गठन किस प्रकार से हो रखा है, और समाज में परिवर्तन किस तरीके से आते हैं, उन परिवर्तनों को लाने के पीछे क्या कारण होता है, तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है, यानी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड नहीं है, तो सामाजिक भूगोल इससे रिलेटेड है, जनसंख्या भूगोल इससे रिलेटेड है, और जो आर्थिक भूगोल है वो भी मानव भूगोल से संबंधित है। लेकिन भौतिक भूगोल अपने आप में भूगोल की एक प्रमुख शाखा होती है, तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर जो सी है, भौतिक भूगोल, वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये सबसे पहले आए थे इमैनुअल कांट, तो इन्होंने सबसे पहले मत दिया था कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो एक गैस का बादल है उससे हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से इमैनुअल कांट ने सबसे पहले ये बात बताई थी। इन्होंने अपनी गैसीय परिकल्पना दी थी जिसके माध्यम से इन्होंने ग्रहों सूर्यों के बारे में बताया था। इसी के साथ में निहारिका परिकल्पना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो इमैनुअल कांट ने जब गैसीय परिकल्पना दी थी उसके कुछ टाइम के बाद में 1796 में लाप्लास आते हैं, उसमें संशोधन करते हैं और अपनी नई परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं जिसको निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण किससे हुआ था, तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे समझा था कि जो ग्रहों का निर्माण है वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों का एक बादल था उससे हुआ था। इस पदार्थ में कुछ गैसें थी, धूलकण थे, ठीक है। तो उनके घूमते हुए बादल से जो ग्रह वगैरह थे उनका निर्माण हुआ था। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो वो है बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, कि जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण एक विस्फोट से हुआ था, ठीक है। तो यही बिग बैंग थ्योरी के अंदर बताया जाता है। बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अनुसार जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है और जो ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं इसके बीच में जो दूरी है वो बढ़ रही है। तो किस वैज्ञानिक ने प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी थी, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना थी, वो किसने दी थी, ये दी थी एडविन हबल ने, ठीक है। तो ये कब दी थी, 1920 में, ठीक है। तो 1920 में इन्होंने ये परिकल्पना दी थी जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कब शुरू हुआ था, तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले जो बिग बैंग था उसमें विस्फोट होता है और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू होता है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिग बैंग के बाद सबसे पहले क्या बना था? तो सबसे पहले परमाणुवीय जो पदार्थ थे, छोटे छोटे जो पदार्थ थे, उनका निर्माण होता है और वही जाकर ग्रहाणु बनाते हैं, ग्रहाणु से ग्रह बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिग बैंग के अंदर बताया हुआ है। उसके बाद में प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण किस तरीके का था? तो उसमें हमें असमान वितरण देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ जगह पर पदार्थ जो था वो ज़्यादा था, ऊर्जा ज़्यादा थी, किसी जगह पर नहीं थी। तो जहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा थी तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगा, और वहीं पर क्या हुआ कि जो आकाशगंगाएं थी उनके अंदर ग्रह, तारे, सितारे, इन सब का निर्माण होता है। अन्य जो पदार्थ होते हैं उनका निर्माण भी इसी वजह से होता है। ठीक है, तो ऊर्जा और पदार्थ का जो वितरण था वो असमान था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आकाशगंगाओं के विकास का आधार क्या था? तो जो पदार्थ थे उनका एकत्रण इसका आधार था, कि जो पदार्थ था वो किसी जगह पर ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो वहाँ पर ग्रह, तारे, सितारे और जो भी ब्रह्मांड के जो पदार्थ होते हैं उनका निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह, छोटे ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से क्या बनता है? तो छोटे ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रहों का निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह, एक आकाशगंगा का व्यास लगभग कितना हो सकता है? तो एक आकाशगंगा का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो लगभग 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष हो सकता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का एक मात्रक होता है जिसके माध्यम से दूरी को नापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल को क्या कहा जाता था? उसको नेब्यूला कहा जाता था, उसको निहारिका के नाम से जाना जाता था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रारंभिक पृथ्वी का वायुमंडल किन दो गैसों से बना था? तो इसमें हमें दो गैसें सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं, जो है हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है सही, और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पहले पाई जाने वाली यही दो गैसें शामिल थी। इसके बाद में क्या होता है, पृथ्वी पर सौर पवनें आने लगती हैं और यहाँ से इन दोनों गैसों को बहाकर ब्रह्मांड में लेकर चली जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी की संरचना कैसी है? तो हमने पढ़ा था पृथ्वी की संरचना है परतदार, क्योंकि अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमें 3 परतें देखने को मिलती हैं, भूर्पपटी, मेंटल और क्रोड। लेकिन अगर हम पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में भी जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें 5 परतें देखने को मिलती हैं, क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, उसके बाद आयनमंडल और बहिर्मंडल। तो पृथ्वी जो है अलग अलग परतों में विभाजित है और हर परत की अपनी एक विशेषता है, हर परत जो है अपना एक अलग काम करती है। तो पृथ्वी की संरचना कैसी है? वो है परतदार। प्रारंभिक पृथ्वी की स्थिति कैसी थी? तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे समझा था कि प्रारंभिक जो पृथ्वी थी वो कैसी थी? चट्टानी थी, चारों तरफ चट्टान, गर्म और वीरान गिरह थी। यहाँ पर जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्म थी और हर तरफ लावा लावा और ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। तो चट्टानी, गर्म और वीरान गिरह के नाम से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी थी अपनी प्रारंभिक अवस्था में काफ़ी ज़्यादा चट्टानी थी, गर्म थी और वीरान गिरह थी। गैसीय बादल में क्रोड का जो निर्माण था किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ था? तो गैसीय बादल जो था उसमें क्रोड था, उसका निर्माण गुरुत्वीय जो बल था, गुरुत्वाकर्षण बल था, उसकी वजह से हुआ था। क्योंकि जो बादल था उसमें कई सारे धूल कण थे, गैस वगैरह थी, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उन्होंने वो संकुचित होने लगा बादल। ठीक है, और वहाँ से वो उसका जो केंद्र था वो ठोस होने लगा और वहाँ से क्रोड का निर्माण हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वह, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, रिवाइज्ड जो अभी एनसीईआरटी ने नई बुक निकाली है उसमें 6,378 है। हिंदी में भी आपको ये दे रखा है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने इंग्लिश की बुक में इसको देखा था तो वहाँ पर 6,370 किलोमीटर इसका आंसर था। ठीक है, तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन था कि 6,370 पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की रेडियस है, इंग्लिश मीडियम की बुक में। लेकिन अभी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आई है इंग्लिश वाली, उसमें भी 6,378 ही दे रखा है। लेकिन कई सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर आपको 6,371 आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है 6,378 किलोमीटर वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो रिवाइज्ड एडिशन आया एनसीईआरटी का उसमें ये सही माना गया है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, हम इसको नहीं लेके चलेंगे। और किसी के पास अगर इंग्लिश मीडियम में अगर पुराना एडिशन है तो उसको चेंज कर लेना, और राइट जो आंसर है वो है 6,378 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें कितनी गहराई तक जाती हैं? तो वो 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक अभी तक ड्रिलिंग की गई है। अगला जो क्वेश्चन है वह, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए वैज्ञानिक कौन सी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं? तो जो वैज्ञानिक हैं पूरे विश्व में 2 परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना।
अब इसके माध्यम से क्या होता है, पृथ्वी जो समुद्र का धरातल होता है उसमें ड्रिलिंग की जाती है, प्रवेदन किया जाता है, और उसमें से जो खनिज वगैरह होते हैं, संसाधन होते हैं, उनको निकाल कर उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आती है समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, और ये एक हम कह सकते हैं वर्ल्ड जो विश्व स्तर होता है उसमें अलग अलग देश कॉपरेट करते हैं और वहाँ पर ड्रिलिंग करते हैं, जिससे कि महासागर का जो अधिस्थल है, महासागर के अंदर जो धरातल है उसके अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं किस तरीके से, तो उसका अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो दो जो परियोजना है, गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना और समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, तो जो पृथ्वी की आंतरिक स्थिति है इसको समझने के लिए वैज्ञानिक इन दो परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वह सबसे गहरा प्रवेदन कहाँ किया गया है, तो आर्कटिक जो महासागर है उसमें सबसे गहरा प्रवेदन किया गया है। ज्वालामुखी उद्गार से मिलने वाला लावा किस प्रकार का स्रोत है, तो वो कैसा स्रोत है, वो है प्रत्यक्ष स्रोत, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो हम उससे समझ सकते हैं, तो वो प्रत्यक्ष स्रोत में आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रत्यक्ष स्रोत से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। अप्रत्यक्ष स्रोत से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है, तो अप्रत्यक्ष स्रोत से पृथ्वी से हमें जो कोई भी पदार्थ मिलता है उसका जो गुणधर्म होता है, यानी कि उसके जो फीचर्स होते हैं, उसकी विशेषता होती है, तो हम विश्लेषण करते हैं और उसी के आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर ये पदार्थ ऐसा है तो पृथ्वी की उत्पत्ति भी कुछ इस प्रकार से रही होगी और पृथ्वी के अंदर की जो स्थिति है वो भी इसी पदार्थ के जैसी होगी। ठीक है, तो पदार्थ का जो गुणधर्म होता है उसके विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अप्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से समझा जाता है। गहराई बढ़ने पर तापमान, दबाव और घनत्व में क्या परिवर्तन आता है, तो ये दोनों जो है ये बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो तापमान भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा। जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो वहाँ पर विभेदन की प्रक्रिया को समझा था कि उसमें क्या था, उच्च घनत्व वाले जो पदार्थ थे वो नीचे चले गए थे और हल्के जो पदार्थ थे वो ऊपर रह गए थे। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो घनत्व जो है वो बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर क्यों अधिक होता है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के केंद्र के पास होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र से निकटता के कारण ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, तो भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है भूगर्भिक तरंग, जो जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है, जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट होता है वहाँ से निकलती है, और जब वो जो तरंगें ओरिजिनेट होती हैं जब वो धरातलीय शैलों से टकराती हैं, चट्टानों से टकराती हैं, तो नई जो तरंगें होती हैं वो पैदा होती हैं, जिनको धरातलीय तरंगें कहा जाता है। तो 2 तरीके की तरंगें होती हैं, भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंगें। अगला जो क्वेश्चन है वो है भूकंपीय गतिविधियाँ किसकी जानकारी देती हैं, तो आंतरिक जो संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक जो जानकारी है उसको देने का काम करती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भूकंप का क्या अर्थ होता है, तो पृथ्वी का कंपन ही भूकंप कहलाता है। पृथ्वी जब हिलती है तो वो भूकंप होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उद्गम केंद्र, यानी कि जो फोकस होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको अवकेंद्र के नाम से जाना जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अधिकेंद्र, यानी कि जो एपिक सेंटर होता है उसको उसका स्थान कहाँ पर होता है, तो वो उद्गम केंद्र होता है उसके ठीक ऊपर अवस्थित होता है। यानी कि अगर माने कि भूकंप जो है यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है तो इसको अवकेंद्र के नाम से जाना जाता है, इसको उद्गम स्थान के नाम से जाना जाता है। इसके बिल्कुल 90 डिग्री अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमें अधिकेंद्र देखने को मिलता है। ठीक है, एपिक सेंटर देखने को मिलता है जहाँ पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं। तो अधिकेंद्र एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर भूकंप की तरंगों के जो झटके होते हैं वो सबसे पहले महसूस किए जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है भूकंपीय तरंगों का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, तो प्राथमिक जो स्रोत होता है पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे तरंगों का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पी तरंगों को क्या कहा जाता है, तो जो भूगर्भिक तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले प्राथमिक तरंगें जिनको पी प्राइमरी वेव्स के नाम से जाना जाता है, इसी को पी तरंगें कहा जाता है। दूसरी जो होती हैं उनको एस तरंगे सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, जिनको द्वितीयक तरंगों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर पी तरंगों की बात करते हैं तो इनको प्राथमिक तरंगे प्राइमरी वेव्स के नाम से जाना जाता है। एस तरंगों को क्या कहा जाता है, तो उनको सेकेंडरी वेव्स या फिर द्वितीयक तरंगों के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धरातलीय तरंगे क्यों अधिक विनाशकारी मानी जाती हैं, क्योंकि जो धरातलीय तरंगें होती हैं वो चट्टानों को इधर से उधर हिलाती हैं, यानी कि ये शैल विस्थापित करती हैं और इमारतें गिर सकती हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो इसी वजह से इसको ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है, ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं जो महाद्वीपीय प्रवाह का जो सिद्धांत था
को किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो महाद्वीपीय प्रवाह का जो सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, वो सबसे पहले एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, तो एल्फ्रेड वेगनर ने ये सबसे पहले दिया था। लेकिन क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए कि महाद्वीपीय प्रवाह को सबसे पहले किसने बताया था, ठीक है, तो वो थे अब्राहम ऑर्टेलियस। ठीक है, तो इनके द्वारा महाद्वीपीय प्रवाह को सबसे पहले बताया गया था। लेकिन महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित जो सिद्धांत लेकर आने का काम था वो सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने किया था 1912 में। ठीक है, तो 1912 में ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। इसके बाद वेगनर के अनुसार जो पेंजिया था उसका विभाजन किस प्रकार से हुआ था? तो उसका विभाजन दो भागों में हुआ था। यानी कि आज से लगभग 200 करोड़ साल पहले जो पेंजिया था वो दो भागों में विभाजित होने लगा। ऊपर वाला जो भाग था उसको लॉरेशिया कहा जाता था और नीचे वाला जो भाग था उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। अब लॉरेशिया था उसमें यूरोप एशिया वाला कुछ हिस्सा आता था और इसमें साथ में जो हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका वाला जो हिस्सा है वो इसमें आता था। बाकी का जो बचा था जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाला जो पार्ट था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, तो जो पेंजिया था वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको उत्तरी भाग को लॉरेशिया और नीचे वाला जो हिस्सा था दक्षिणी भाग था उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। महाद्वीपीय प्रवाह के विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार पेंजिया के विशाल महासागर को क्या नाम दिया था? कि ये पूरी पृथ्वी थी और उस आज के टाइम पर हमें जितने भी महाद्वीप देखने को मिलते हैं वो कुछ एक तरीके से एक स्थलखंड का हिस्सा थे। इस स्थलखंड को पेंजिया के नाम से जाना जाता था और ये जो महासागर था जो इसको चारों तरफ से घेर रखा था इसको पैंथलासा कहा जाता था। ठीक है, और इसमें विभाजन शुरू होता है। ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया, नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाता था। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है पैंथलासा वो सही हो जाएगा। और पेंजिया को चारों तरफ से घेरे रखा था पैंथलासा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किस डच मानचित्रवेत्ता ने महाद्वीपीय प्रवाह की संभावना को सर्वप्रथम व्यक्त किया था, पहली बार व्यक्त किया था? तो वो थे अब्राहम ऑर्टेलियस। ठीक है, तो अब्राहम ऑर्टेलियस के द्वारा जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थी, महाद्वीपीय प्रवाह था, उसको बताया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ है, एंटोनियो पेलेग्रिनी ने अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए किस विधि का उपयोग किया था? तो उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सहायता से जो महाद्वीप थे उनके तटों को जोड़ने का काम किया था। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक तरीके से समझते हैं कि सबसे पहले अब्राहम ऑर्टेलियस आते हैं और उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का जो संभावना थी उसको व्यक्त किया था। उसके बाद में ये आते हैं एंटोनियो पेलेग्रिनी और ये कुछ एक मानचित्र को बनाते हैं जिसमें 3 महाद्वीपों को शामिल किया जाता है और उनके तटों को जोड़ा जाता है। इसके बाद में 1912 में अल्फ्रेड वेगनर आते हैं और वो क्या काम करते हैं कि इससे रिलेटेड एक सिद्धांत देते हैं और उसमें वो तथ्यों को देते हैं कि ये जो सिद्धांत था किस तरीके से काम करता है, इस सिद्धांत के पीछे जो 2 बल हैं वो कौन कौन से, और उन्होंने कुछ प्रूफ भी दिए थे कि ये जो विस्थापन हो रहा है उससे रिलेटेड एविडेंस थे जिससे कि ये साफ पता चलता था कि ये इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो एंटोनियो पेलेग्रिनी ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से एक मानचित्र को तैयार किया था। अलग अलग जो महाद्वीप होते हैं उनकी तटरेखा को जोड़ने का काम इन्होंने किया था। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो जो चट्टानों की आयु होती है तो उसके बारे में जो जानकारी होती है वो रेडियोमेट्रिक जो विधि होती है उसके माध्यम से होती है। कौन सा अवसादी चट्टान हिमानी निक्षेपण से निर्मित होता है? तो हिमानी निक्षेपण यानी कि जो ग्लेशियर का जो भी अपर्दन करके लेकर आती हैं और उसको इकट्ठा करती हैं, डिपोजिशन करती हैं, तो उसको टिलाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के कौन से 2 कारण थे, यानी कि 2 कौन से बल थे जिसकी वजह से महाद्वीपीय में विस्थापन हुआ था? तो वो पोलर फ्लाइंग बल यानी कि ध्रुवीय बल और ज्वारीय बल टाइडल फोर्स, ये जो 2 थे ये महाद्वीपों के विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल थे। अगला जो क्वेश्चन है वह संवहन धारा सिद्धांत के अनुसार संवहन धारा कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये पृथ्वी का जो मेंटल वाला भाग है इसमें उत्पन्न होती हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है कि आर्थर होम्स ने संवहन धाराओं की उत्पत्ति किससे संबंधित बताई है? कि तो मेंटल के भाग में जब ताप भिन्नताएं आती हैं, कहीं पर जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो पदार्थ होते हैं वो पिघल जाते हैं और तरल लावे के रूप में पृथ्वी पर बाहर आते हैं। ठीक है, तो यही संवहन धारा कहलाती हैं। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार एक विवर्तनी की प्लेट किससे मिलकर बनी होती है? तो ये एक महाद्वीप और महासागरीय जो स्थलमंडल होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। यानी कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागर जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ से एक बड़ी प्लेट का निर्माण होता है। स्थलमंडल की मोटाई महासागरीय भागों में लगभग कितनी है? तो ये 50 से 100 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है। पृथ्वी के स्थलमंडल में कितनी प्रमुख प्लेटें हैं? तो यहाँ पर हमें अभी 7 प्लेटें वर्तमान में मौजूद हैं। ठीक है, तो इनको हमने मैप के थ्रू समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से कौन सी प्लेट कहाँ पर अवस्थित है। विवर्तनी की प्लेट किस प्रकार
किस पर चलायमान होती है, यानी किस पर मूवमेंट करती है, तो जो एस्थोनोस्फीयर होता है जिसको दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है, तो जितनी भी प्लेटें होती हैं वो इस पर तैर रही हैं, इस पर गति कर रही हैं, इस पर चलायमान है। कौन सी प्लेट महासागरीय प्लेट के रूप में जानी जाती है, कि कोई भी जो प्लेट होती है उसका अधिकतर भाग अगर महासागर है तो उसको महासागरीय प्लेट के नाम से जाना जाता है, अगर उसका ज़्यादातर भाग महाद्वीप है तो उसको महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो प्रशांत प्लेट है वो महासागरीय प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर भाग है वो महासागर में आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो नीचे दिए गए कौन सा अंतर्जनित भूआकृतिक प्रक्रिया का उदाहरण है, यानी कि आंतरिक जो बल होते हैं उसकी वजह से आता है। ठीक है, तो इसमें हमें ज्वालामुखीयता वो है अंदर जितनी भी प्रक्रिया चल रही होती हैं उसकी वजह से ज्वालामुखी देखने को मिलता है। अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण ये पृथ्वी के ऊपर होता है। कौन सी प्रक्रिया चट्टानों को रासायनिक, भौतिक या फिर जैविक तरीके से छोटे छोटे कणों में टूटती है, तो इसको अपक्षय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो चट्टानों को तोड़ने का काम करती है। तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो अपक्षय कहलाती है, और तोड़ने के बाद में जो मटेरियल होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अपरदन कहलाता है, और एक स्थान पर जाकर उसको डिपॉजिट कर देना, जमाव कर देना, उसका वो निक्षेपण कहलाता है। कौन सी प्रक्रिया टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के माध्यम से पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, तो ये है पटल विरूपण। यानी कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी का जो भूतल है उस पर परिवर्तन आता है। ठीक है, तो जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उसके निर्माण के लिए पटल विरूपण जो प्रक्रियाएं हैं वो उत्तरदायी होती हैं। वह प्रक्रिया जिसमें वस्तुएं हवा, जल या फिर बर्फ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, अभी बताया था, उसको अपरदन के नाम से जाने जाता है, उसको एरोजन कहा जाता है। नदी द्वारा ले जाए गए अब पदार्थों के जमने से बन तलछटी परतों का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो उसको निक्षेपण, डिपोजिशन कहा जाता है। शैल पतन क्या है, तो शैलों का टूटना। ठीक है, शैल जो होती है स्वतंत्र रूप से गिर जाती हैं, शैल खंडों का ढाल से स्वतंत्र रूप से गिरना ही शैल पतन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सी हो जाएगा। हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाटों और नीलगिरी में भूस्खलन की घटनाएं जो होती हैं कम क्यों होती हैं, क्योंकि दक्षिण वाला जो भाग है वो थोड़ा सा कठोर है और स्थायी जो चट्टानें होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो पश्चिमी घाट और नीलगिरी अधिक स्थायी विवर्तन की संरचनाओं से बना होता है। अगला जो क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन सी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि कौन सी भूजनिक जो बहिर्जनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो नहीं है। तो अगर हम ग्लेशियर अपरदन की बात करते हैं तो वो है, यानी कि कौन कौन सी घटना पृथ्वी के धरातल पर नहीं होती हैं। तो ग्लेशियर जो अपरदन होता है वो पृथ्वी पर होता है, तटीय अपरदन, हपास्य अपरदन जो होता है तट पर होता है, पृथ्वी के धरातल पर होता है, लेकिन जो पटल विरूपण है वो पृथ्वी के अंदर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है, तो रासायनिक अपक्षय होता है उसमें पदार्थ की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन भौतिक अपक्षय में क्या होता है, इसमें यांत्रिक विखंडन होता है, यानी कि जो चट्टानी होती है छोटे छोटे खंडों में टूट जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा तत्व रासायनिक अपक्षय में वृद्धि करता है, तो ह्यूमस और जो कार्बनिक एसिड वगैरह होते हैं वो रासायनिक या फिर केमिकल वेदरिंग में हेल्प करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह मानव द्वारा जैविक अपक्षय को कैसे प्रभावित किया जाता है, तो वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोत कर, मिट्टी में कृषि करके इसके माध्यम से जैविक अपक्षय को प्रभावित किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह भौतिक अपक्षय के परिणाम स्वरूप शैलों में क्या होता है, यानी कि भौतिक जो अपक्षय होता है उसके माध्यम से शैल जो होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो शैलों का विभंजन हमें देखने को मिलता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में कौन कौन से बल शामिल होते हैं, तो इसमें हमें गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन, जल का दबाव, ये सब देखने को मिलता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जब तापमान ज़्यादा हो जाता है तो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और इसी के साथ में जब जल होता है उसका दबाव पड़ता है, उसका प्रेशर पड़ता है, तो भी चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं युवावस्था में जो नदियाँ होती हैं किस प्रकार की घाटियाँ बनाती हैं, यानी कि जब नदियाँ यंग होती हैं, यूथ स्टेज में होती हैं, तो किस प्रकार की घाटियाँ बनाती हैं, तो उथली वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। अब नदियों को याद रखना है, नदी की जो घाटियाँ होती हैं वो वी आकार की घाटियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, नदियों के द्वारा। लेकिन जब नदी युवावस्था में होती है तो उथली घाटी यानी कि ज़्यादा गहरी घाटी नहीं बनती है, लेकिन जब नदी प्रौढ़ावस्था में पहुँच जाती है तो वहाँ पर गहरी वी आकार की घाटी बनती है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में, मैच्योर में जो नदियाँ होती हैं किस प्रकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, तो गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण नदियों के द्वारा प्रौढ़ावस्था में किया जाता है। युवावस्था में उथली वी आकार की घाटी, उथली मतलब थोड़ी सी ऊपर उठी हुई, जो ज़्यादा गहरी नहीं होती है।
वृद्धावस्था में बाढ़ के मैदान किस प्रकार के होते हैं? तो विस्तृत और समतल होते हैं, यानी कि बाढ़ का जो मैदान होता है काफ़ी ज़्यादा विशाल होता है और समतल होता है। तो ये इसकी विशेषता होती है। जलगर्तिका जिसको पैथोल कहा जाता है वो क्या होता है? तो जो नदी होती है जब प्रवाहित होती है तो उसके तल पर कुछ छोटे छोटे कंकड़ जमा हो जाते हैं, और जब कंकड़ उसी स्थान पर गोल गोल घूमते हैं तो वहाँ पर एक गर्त का निर्माण करते हैं जिसको जलगर्तिका के नाम से जाना जाता है। तो नदी के तल में छोटे पत्थरों से के घूमने से बना एक वृत्ताकार जो गर्त होता है उसी को जलगर्तिका के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। गोर्ज किस प्रकार की घाटी है? तो एक गहरी और संकरी घाटी गोर्ज कहा जाता है, ठीक है, जिसकी जो ढालें होती हैं वो दोनों तरफ समान पाई जाती है। सॉरी, इसकी जो तल होता है, ठीक है, उसकी चौड़ाई और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसकी चौड़ाई बराबर होती है, और इनकी जो ढालें होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है, इनकी परिणता भी तीव्र पाई जाती है। इसके बाद अब नमित कुंड जिसको प्लंज पूल के नाम से जाना जाता है वो क्या होता है? तो जलप्रपात के तल पर, यानी कि जो वाटरफॉल होता है, झरना होता है, उसके तल पर बना एक बड़ा और गहरा कुंड होता है। यानी कि जब झरना आता है, गिरता है यहाँ पर, तो एक बड़ा सा कुंड बन जाता है, इसी को प्लंज पूल के नाम से जाना जाता है। वी आकार की घाटी किसके कारण बनती है? तो जो नदी का निरंतर कटाव होता है उसकी वजह से वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कैनियन की क्या विशेषता है? तो इसमें खड़ी ढाल वाले किनारे होते हैं, तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर तल में ज़्यादा चौड़ाई नहीं देखने को मिलती है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर हमें ज़्यादा चौड़ाई देखने को मिलती है, और इसके जो ढाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा तीव्र होते हैं, सेम एज गॉर्ज, ठीक है। डेल्टा क्या होता है? तो वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ अपने साथ लाई हुई काफ़ी मटेरियल को समुद्र में छोड़ देती हैं, नहीं, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो सही हो जाएगा कि डेल्टा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर नदियाँ अपने साथ जो भी अवसाद लेकर आती हैं, जो भी मटेरियल लेकर आती हैं, सेडिमेंट लेकर आती हैं, उसको समुद्र में छोड़ देती है, समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। सर्क क्या होता है? तो हिमानी के ऊपर जो भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, उसमें कुछ अपर्दन होता है, तो वहाँ से एक गर्त बन जाती है जिसको सर्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब हम चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से जाकर पिक्चर्स की हेल्प से मैंने इसको समझाया था कि सर्क क्या होता है, श्रृंग क्या होता है, ठीक है, एरेट, हॉर्न, ये सब क्या होते हैं, तो उनको समझाया था। तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है हिमानी के ऊपर, यानी कि जो ग्लेशियर्स का ऊपर भाग होता है उसमें इरोजन होता है, तो उससे एक गर्त बनती है, उसी को सर्क के नाम से जाना जाता है। जब दो सर्क आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर श्रृंग बनता है, ठीक है। तो श्रृंग किस प्रकार की आकृति होती है? तो ये नुकीली चोटी जैसी आकृति होती है, यानी कि जब दो सर्क आपस में मिलते हैं विपरीत दिशा में तो एक हॉर्न टाइप का बन जाता है, एक नुकीली चोटी बन जाती है जिसको श्रृंग के नाम से जाना जाता है। हिमनद जो घाटियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? तो हिमनद घाटियाँ कुछ यू प्रकार की घाटियाँ होती हैं, ठीक है, यू शेप में होती हैं। एस्कर क्या होते हैं? एस्कर होते हैं कि बर्फ़ के नीचे जो गर्मियाँ होती हैं तो उसमें बर्फ़ जो होती है पिघलकर नीचे चली जाती है, वो जल का रूप ले लेती है, और जब उनमें प्रवाह होता है, जब वो बहती हैं, हिमनद बहते हैं, तो उसके साथ जल भी प्रवाहित होता है, तो नीचे नीचे जो जल होता है कुछ अपर्दन करता है और एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो बर्फ़ के नीचे जमा मलबे और चट्टानों के जो ढेर होते हैं उसको एक्सर के नाम से, एस्कर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। समुद्री भृगु यानी कि क्लिफ क्या होता है? तो क्लिफ जो होता है समुद्री किनारों पर ऊंची खड़ी चट्टानों के रूप में पाए जाने वाली एक जो संरचना होती है उसको क्लिफ या फिर समुद्री भृगु के नाम से जाना जाता है। स्टैक क्या होता है? तो भृगु के निवर्तन यानी कि उसके टूटने से अलग थलग छूट गई जो चट्टानें होती हैं उनको स्टैक के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब समुद्री लहरें जो क्लिफ होता है, समुद्री भृगु होता है, उसमें आकर टकराती हैं तो उससे कुछ हिस्सा जो होता है वो अलग हो जाता है जिसको स्टैक के नाम से जाना जाता है। और आए कुछ टाइम के बाद में जो स्टैक होता है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है, उसका भी अपरदन होने लगता है, वो भी नष्ट होने लगता है। उसके बाद में कुछ छोटी आकृति बचती है, उसको सी स्टैम्प के नाम से जाना जाता है। रोधिका जो बार्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो समुद्री अपतट पर तटों के समांतर पाई जाने वाली एक जो रेत होती है उसी को रोधिका या फिर वार्स के नाम से जाना जाता है। छत्रक जो मशरूम होती है, छत्रक शैल क्या होती है? मशरूम रॉक्स क्या होती हैं? तो चट्टानी अवशेष जिसमें निचला जो हिस्सा होता है काफ़ी ज़्यादा पतला और ऊपरी हिस्सा काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। यानी कि एक मशरूम टाइप की जो शैल होती है उसको मशरूम शैल कहा जाता है। शीफ क्या होता है? तो शीफ पवन की दिशा में बदलाव के कारण इनकी केवल एक भुजा होती है, ठीक है। बदलाव के कारण ये जो होते हैं निर्मित होते हैं और इनकी केवल एक ही डायरेक्शन, एक ही जो साइड होती है वो हमें देखने को मिलती है। पैडीप्लेन कैसे बनते हैं? तो कई सारे जब पैडिमेंट आपस में मिलते हैं तो उनके साथ मिलकर यहाँ पर पैडीप्लेन का निर्माण होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी? 70
78%, ठीक है। तो 78% हमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ऑक्सीजन जो है 21% हमारे वायुमंडल में अवस्थित है। कौन सी गैस पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें आवश्यक होती है। कौन सी परत मौसम संबंधी घटनाओं के लिए जानी जाती है? तो उस वो है क्षोभमंडल, यानी कि जिस परत पर हम रहते हैं जहाँ पर मौसम संबंधी तूफान, बारिश, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल पर होती हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन जो परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, इसीलिए समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो परत होती है काफ़ी ज़्यादा साफ होती है और इसलिए यहाँ पर जो तेज़ हवाएँ होती हैं वो चलती हैं। वायुमंडल में धूल कणों का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो समुद्री नमक, मिट्टी, उल्काकण, ये जो सभी होते हैं ये धूल कणों के माध्यम होते हैं, उसके स्रोत होते हैं वायुमंडल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो सबसे जो ठंडी परत है वो है मध्य मंडल। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री तक पहुँच जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो उल्का पिंड होते हैं वो नष्ट होते हैं, ठीक है। उल्का पिंड नष्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए जानी जाती है क्योंकि सबसे पहले तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, -100 डिग्री तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो उल्का पिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आती हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पर नष्ट हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। किस परत में वायु जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो पाई जाती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था उसमें वो है समताप मंडल, ठीक है। क्योंकि ये जो परत होती है काफ़ी ज़्यादा साफ़ होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो बाधाएँ होती हैं वो नहीं आती, इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ होती है और यहाँ पर जो जेट वायु प्रवाह होती हैं वो प्रवाहित होते हैं। जलवाष्प की मात्रा कहाँ पर अधिक होती है? तो जो क्षोभमंडल होता है वहाँ पर जलवाष्प काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जलवाष्प की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है, यानी कि सबसे ऊपरी परत वायुमंडल की कौन सी है? वो है बहिर्मंडल। ओजोन परत किस से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ओजोन जो परत है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। किस परत में उल्काएं जल जाती हैं? तो अभी मैंने बात की थी, उल्का जो पिंड है वो मध्य मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा कम है, -100 डिग्री तक चला जाता है। वायुमंडल का मुख्य कार्य क्या है? तो वायुमंडल जो होती है पृथ्वी को विकिरण से भी बचाती है, जल वाष्प जो होता है उसको संग्रहित करती है, ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो उपरोक्त जो सभी है वो इसका आंसर हो जाएगा। किस परत में आयनित कण होते हैं? तो जो आयन मंडल होता है उसमें आयनित कण होते हैं, यानी कि कुछ जो ऐसे कण होते हैं जो पृथ्वी से रेडियो वगैरह के लिए जो भी रेडिएशन भेज जाती है उसको पृथ्वी पर वापस भेजते हैं, ठीक है। और यहीं से जो आयनित कण होते हैं वो प्रकाश का परावर्तन करते हैं, जिसकी वजह से जो आकाश है या फिर आसमान है उसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। धूलकण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो धूलकण का मेन काम होता है वो है जलवाष्प को संघनित करना, ठीक है। तो जलवाष्प को संघनित करने का काम धूलकण करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की परतें किस क्रम में होती हैं? ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ हमें बताना है। तो सबसे नीचे कौन सी परत होती है, उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद कौन सी, और सबसे ऊपर कौन सी परत होती है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आती है क्षोभमंडल, ठीक है, जहाँ पर इंसान रहते हैं, मनुष्य रहते हैं और यहीं पर जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वो यहाँ पर होती हैं। इसके बाद में आता है समताप मंडल, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा साफ परत होती है, यहाँ पर तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं। इसके बाद में आता है मध्यमंडल और ये सबसे ठंडी परत होती है जिसका टेम्परेचर -100 डिग्री तक होता है और यहाँ पर अंतरिक्ष से आने वाली जितनी भी उल्काएं होती हैं वो यहाँ पर नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद में आयनमंडल आता है, यहाँ पर कई सारे आयन जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट में आता है बहिर्मंडल, जो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत मानी जाती है और यहीं से जो अंतरिक्ष है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो मेन काम होता है कि पृथ्वी से जो भी सैटेलाइट वगैरह छोड़ी जाती है तो वो यहीं पर भ्रमण करके पृथ्वी के बारे में अध्ययन करती है, ठीक है। तो ये जो क्रम है कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की परतें होती हैं क्रम में। बहिर्मंडल का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो जो बहिर्मंडल होता है उसमें सबसे ज़्यादा हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं ख़त्म। और अगर आपको और ज़्यादा एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं eklavyastudypoint.com, और क्लास 11th में ज्योग्राफी का जो फोल्डर होता है उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड हैं, तो आप वहाँ से जाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ में जो थ्योरीज होती हैं वो भी वहाँ पर अपलोडेड हैं, तो आप उसको जाकर
देख सकते हैं। और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं और इनकी वीडियोज़ वगैरह ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो अगर आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं और इसी के साथ में जो वीडियोस वगैरह हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है, अच्छे से करना और जो मैप वगैरह होता है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।